हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आज एक बार फिर आपके लिए एक बेहद डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुरेश है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता हूँ। मेरा सफ़र हमेशा ही लंबा होता है। मेरे परिवार में 3 भाई, 2 बहनें और एक माँ है। मेरे घर में अकेला मैं ही हूँ जो कमा कर लाता हूँ। बाकी सब मेरे भाई बहन पढ़ाई करते हैं। घर का खर्चा और मेरे भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा सब मैं ही चलाता हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए दूर दूर का ऑर्डर लेता हूँ, क्योंकि सामान की जितनी दूर की डिलीवरी होगी उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। माल की डिलीवरी के लिए मैं दूसरे स्टेट्स में भी जाता रहता हूँ। तो ये बात उन दिनों की है जब मैंने एक बड़ा ऑर्डर लिया था। इस माल की डिलीवरी मुझे राजस्थान से कर्नाटक में करनी थी। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं अपने ट्रक को बहुत तेजी से भगाए ले जा रहा था। रास्ते में बहुत से जंगल पड़े थे, लेकिन मैंने अपने ट्रक की स्पीड कम नहीं की, क्योंकि माल को टाइम से डिलीवर करना था और टाइम कम था मेरे पास और रास्ता काफ़ी लंबा था। इसीलिए मैंने अपने ट्रक की स्पीड को 100 या 120 से नीचे आने ही नहीं दिया। सोचा रात रात में मैं ज़्यादा रास्ता कवर कर लूँगा। मेरे पास एक मैप यानी एक नक्शा था जिसमें पूरा रास्ता दिया हुआ था, राजस्थान से कर्नाटक की उस जगह तक का जहां मुझे माल की डिलीवरी करनी थी। उस नक्शे के हिसाब से मैंने सारे जंगल जो रास्ते में आने वाले थे वो सब को पार कर लिया था। चलते चलते मैंने नक्शे के हिसाब से एक मोड़ ले लिया और थोड़ी ही दूर चला था कि मैं फिर अचानक एक घना जंगल न जाने कहाँ से आ गया। इतना अंधेरा था कि ट्रक की हेडलाइट भी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना काला था कि समझ ही नहीं आया कि रात काली हो गई है या जंगल इतना गहरा काला हो गया है, क्योंकि इतना अंधेरा मैंने आज तक नहीं देखा। रातों को ट्रक तो मैं हमेशा से ही चलाता आया हूँ, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाइट में भी कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था और ठंड इतनी मानो माइनस में हो टेम्परेचर। मेरा ट्रक अचानक से धक करके रुक गया, जैसे किसी ने सामने से हाथ से रोक दिया हो। मेरे दिल की धड़कन घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि आज तक मेरा ट्रक कभी ऐसे अपने आप नहीं रुका। मैंने इंजन को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन शायद ट्रक ने भी चलने से मना कर दिया था, या शायद वो भी ठंड से या फिर अंधेरे से डर गया था। मुझे याद आया कि आने से पहले ही तो मैंने ट्रक की सर्विस कराई थी, फिर ऐसे कैसे बंद हो गया। लगता है बाहर निकल के ही देखना पड़ेगा। मैं ट्रक से उतरकर बाहर गया तो देखा कि चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने दाएं बाएं ध्यान से देखा तो मेरी आंखें जैसे फटी की फटी ही रह गई। मैंने देखा मेरे दोनों तरफ धुआं खड़ा है। पेड़ तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे, मानो धुएं ने उन्हें ढक रखा है। मैंने अपनी आंखों को ज़ोर ज़ोर से मसला। मुझे लगा शायद मेरी आंखों में कोई दिक्कत हो। मैं कब से सोया नहीं हूँ, इस वजह से कोई दिक्कत हो। मैं कब से ट्रक चलाए जा रहा हूँ, शायद आंखों में नींद की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। पर कुछ नहीं हुआ, वो धुआं अब भी वैसे ही दिख रहा था। फिर अचानक मुझे उस जंगल से रोने की आवाज़ आने लगी, दोनों साइड से। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा कहीं मेरे कान के पर्दे ना फट जाएं, इसलिए मैंने घबराकर अपने कानों को बंद कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप आवाज़ बंद हो गई। जैसे ही मैंने अपने हाथ कानों से हटाए, फिर अचानक दोनों साइड से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैंने फिर घबराकर अपने कान बंद कर लिए। फिर अचानक मेरी नज़र बिल्कुल मेरे ट्रक के सामने वाली सड़क पर पड़ी, तो जो मैंने देखा
कोई और देखता तो शायद उसे हार्ट अटैक ही आ जाता। मैंने देखा धुएं का एक गोला सा मेरी ओर चले आ रहा है। मैं उसे बिना पलक झपकाए बस देखे ही जा रहा था, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो है क्या। जब वह धुएं का गोला मेरी करीब आया और उसमें से एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत निकली, ये देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी हाइट 6 फुट से भी ज़्यादा, और उसके बाल देखो तो शायद ही ऐसे बाल किसी और के पास हों। धरती को छूते हुए इतने लंबे कि दूर खड़े आदमी को बालों से पकड़कर अपनी ओर खींच ले। और उसकी आंखें इतनी भयानक जैसे किसी ने उसकी आंखें फोड़ दी हों और उनमें से खून बह रहा था। उसके पैर ऐसे जैसे 2 पैर एक साथ जोड़ दिए हों, इतने बड़े बड़े, और धम धम करके मेरी ओर चली आ रही थी। मैंने सोचा ये क्या बला है अजीब सी। डर के मारे मेरा तो बाथरूम ही निकल गया पैंट में। फिर उसने अचानक से चीखना शुरू कर दिया। मैंने झटपट ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। शीशे वीशे सब बंद कर लिए और ट्रक को चलाने की कोशिश की। जब 8 से 10 बार चाबी को घुमाता गया तो आखिरकार मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने इतनी स्पीड से ट्रक को स्टार्ट किया कि सीधा चलाते हुए उस औरत पर चढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास पहुंचा वह गायब हो गई। मुझे लगा कि उस बला से पीछा छूट गया। मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली, लेकिन इतने में मैं क्या देखता हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बराबर वाली सीट पे कोई बैठा हो। मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो ये देख मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे बराबर वाली सीट पे वही औरत बैठी थी जिसे मैं अभी जस्ट ट्रक से उड़ाकर आया हूँ, ऐसा मुझे लगा था। मैंने ट्रक एकदम से ब्रेक मार दी और अपनी आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक एकदम गहरा सन्नाटा सा छा गया था, बाहर भी और मेरे ट्रक के अंदर भी। मैंने सोचा अगर ये औरत भूत है तो अभी तक इसने मुझे कुछ किया क्यों नहीं। मैंने आंखें खोली तो देखा वो गायब थी। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली तो देखा वो फिर से सीट पर बैठी थी। इससे पहले कि मैं कुछ करता या कुछ कहता, वो औरत चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़ी और मेरे अंदर घुस गई। फिर मैंने, मतलब कि उस औरत ने जो मेरे अंदर थी, ट्रक को स्टार्ट किया और इतनी स्पीड से चलाया, लगभग 200 से 250 की स्पीड से, कि ट्रक को उड़ा दिया। 200 से 250 की स्पीड से भी तेज़ ट्रक को उड़ाया होगा। 2 दिन का रास्ता उसने कुछ ही घंटों में पूरा कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि उस ट्रक की स्पीड क्या होगी। अब हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ माल को डिलीवर करना था। मेरे ट्रक की हालत ऐसी हो गई थी कि शायद अब मेरा ट्रक कभी भी नहीं चल पाएगा। उसके टायर्स फट गए थे बुरी तरह। उसके इंजन में से धुआं निकल रहा था क्योंकि ट्रक की इतनी स्पीड थी, उस स्पीड की वजह से उसका इंजन जल गया था। ट्रक का पेट्रोल भी पूरा ख़त्म हो गया था, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी ट्रक की। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो औरत ट्रक को चलाकर इतनी दूर से यहाँ क्यों लाई, कहीं और क्यों नहीं गई। तो इसके पीछे का रहस्य हम आपको बताते हैं। आइए, ये कहानी वो जंगल वाली औरत खुद अपने मुंह से सुना रही है। कब, कहाँ और क्यों, आइए जानते हैं। मेरा नाम सुरभि है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हूँ। मैं एक कॉलेज से बीए की डिग्री कर रही थी। मेरे साथ मेरी एक सहेली जो मेरे घर के पास में ही रहा करती थी, वह मेरे क्लास में मेरे साथ ही पढ़ती थी। वह मेरी सबसे अच्छी और इकलौती दोस्त थी। हम दोनों घर से साथ निकलते और कॉलेज साथ में जाते थे, यहाँ तक कि वह क्लास में भी मेरे पास ही बैठा करती थी। हमारा कॉलेज घर से ज़्यादा दूर नहीं था,
बस बीच में एक जंगल पड़ता था जिसे हम क्रॉस करके जंगल के बीच से निकलकर अपने कॉलेज पहुंच जाते थे। एक बार मैं और मेरी सहेली जंगल के बीच से होते हुए कॉलेज जा रहे थे। तभी मेरी सहेली की नज़र दूर बैठे एक तांत्रिक पर गई। वह हमें देखकर ज़ोर से चिल्लाया, बच्चों, कोई इच्छा हो पूरी करनी हो तो इस बाबा के पास ज़रूर आना। मेरी सहेली कामिनी बोली, ए सुरभि, सुनना, देखना वो बाबा क्या बोल रहे हैं। चलना एक बार उनके पास चलते हैं और कोई विश को पूरा करने के लिए कहते हैं। मैं बाबा से बोलूँगी मुझे एक हॉट बॉयफ्रेंड दिला दे। मैंने बोला, अबे पागल है तू, ये सब बाबा ढोंगी होते हैं, पैसे लूटने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे थोड़ी ना किसी की भी कही बात सच हो सकती है, तू भी पागल है। वो फिर भी मुझे खींचकर उस बाबा के पास ले गई और बाबा से बोली, बाबा मुझे एक सुंदर सा बॉयफ्रेंड चाहिए। बाबा ने पूछा, बेटा क्या तुम्हें कोई पसंद है? कामिनी बोली, हाँ बाबा, मेरी क्लास में एक लड़का है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या वो मेरा हो सकता है? बाबा बोले, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लो बेटा, ये फल लो और आधा तुम खा लेना और आधा उस लड़के को खिला देना। वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा और तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। फिर मैं और मेरी दोस्त वहाँ से चल दिए कॉलेज के लिए। रास्ते में चलते चलते मैंने कामिनी से पूछा, कामिनी, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम किसी से प्यार करती हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कामिनी बोली, अरे नहीं यार, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो तो मुझे देखता भी नहीं, बस मुझे तो क्रश है उस पर। उसका भोला भाला चेहरा, सीधा साधा सा लड़का मुझे अच्छा लगता है। मैंने पूछा, ये तो बता, वो भोला भाला सीधा साधा लड़का है कौन? कामिनी बोली, वो है ना हमारी क्लास में जो अकेला लास्ट बेंच पर बैठता है, कार्तिक। अच्छा, वो जो किसी से बात भी नहीं करता वो? हाँ वही। मैंने कहा, पर वो कुछ अजीब नहीं है, ना तो किसी से बात करता है ना क्लास में कुछ बोलता है, बस चुपचाप बैठा रहता है लास्ट बेंच पे। उसमें तुझे क्या पसंद आ गया? कामिनी बोली, अरे यार तुझे नहीं पता, ऐसे लड़के हस्बैंड बनाने लायक होते हैं, जो कुछ नहीं बोलते, बस बीवी की सुनते रहते हैं और घर का काम भी करते हैं। मुझे ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। अबे यार सुनना, अब ये तो बता, मैं उस लड़के को बाबा जी का दिया हुआ फल कैसे खिलाऊं? मैंने बोला, चल देखते हैं, कॉलेज तो चल पहले, फिर मौका देखते हैं। फिर उस दिन एक लेक्चर के बाद सारी क्लास बाहर चली गई। सिर्फ मैं, कामिनी और कार्तिक क्लास में थे। मैंने कामिनी से बोला, यही परफेक्ट टाइम है बात करने का, जा उसके पास जा, अपने दिल की बात बता दे और ये फल भी खिला दियो, फिर वो बस तेरा हो जाएगा। कामिनी हिम्मत करके उस लड़के के पास चली गई बात करने। कामिनी बोली, हाय कार्तिक, कैसे हो? कार्तिक कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी स्माइल करके अपना सर हिला दिया। कामिनी बोली, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कार्तिक ने बिना डरे कामिनी से कहा, मैं तुम्हारी दोस्त सुरभि से प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्ती सुरभि से करा दोगी अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊँ तो? ये सुनकर कामिनी को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कार्तिक से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसे सुरभि से ईर्ष्या होने लगी थी। ये सुनने के बाद कामिनी कार्तिक को वो फल नहीं खिला पाई जो तांत्रिक बाबा ने दिया था, और ना ही उसने मुझे ये बताया कि कार्तिक मुझसे प्यार करता है। फिर एक दिन मौका देखकर कार्तिक ने मुझसे अपने दिल की बात शेयर की और मुझे प्रपोज़ भी किया। उसने मुझे इस तरह से प्रपोज़ किया कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाई। मैंने उसे हाँ बोल दिया। उसके बाद मैं और कार्तिक दोनों एक साथ रहने लगे। वो मुझे मेरे घर से पिक करता और हम साथ कॉलेज आते, क्लास में भी एक साथ ही बैठते। क्लास के बाद जो भी खाली समय मिलता हम एक दूसरे के साथ बातों में बिता देते। इस तरह हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। जिस दिन से कार्तिक ने मुझे प्रपोज़ किया था, उस दिन के बाद से कामिनी मुझसे कुछ कटी कटी रहने लगी थी। उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी।
वो बस मुझे दूर से घूरती रहती थी। जब भी मैं और कार्तिक साथ में बैठे बातें करते होते थे, वो हमें दूर से खड़े होकर बस घूरती ही रहती थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कामिनी के मन में क्या चल रहा है। फिर एक दिन कार्तिक मुझे घर छोड़ने जा रहा था जंगल के रास्ते से, तो अचानक मेरी नज़र उस ओर चली गई जहाँ वो तांत्रिक बाबा बैठे रहते थे। तो मैं क्या देखती हूँ कि कामिनी उस बाबा के सामने बैठी है और वो बाबा उसे कुछ समझा रहे थे। फिर मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम वहाँ से चले गए। मुझे लगा हो सकता है कामिनी अपनी कोई प्रॉब्लम के बारे में उनसे बात कर रही होगी। इधर कामिनी बाबा से कहती है, बाबा मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ, क्या आप मेरी परेशानी को दूर कर सकते हैं? तांत्रिक बाबा कहते हैं, मैं सब जानता हूँ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं सब जानता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं कार्तिक पर ऐसा कुछ करूँगा कि वो उस लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास चला आएगा, या फिर मैं ऐसा करूँगा कि वो तुमसे डायरेक्ट आकर शादी कर लेगा। अब बोलो क्या चाहती हो तुम? कामिनी बोली, नहीं बाबा, अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अब मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं अपनी सहेली सुरभि से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। मुझे उससे इतनी नफ़रत है कि मैं अब उसे ज़िंदा नहीं देखना चाहती। मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जब भी मैं उसे कार्तिक के साथ देखती हूँ, मेरा खून खौलने लगता है और मेरा मन करता है कि मैं उसका जाकर गला दबा दूँ। बाबा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उसे मारने में? बाबा कहते हैं, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ। क्या तुम पक्का यही चाहती हो? घबराओगी तो नहीं? कामिनी बोली, नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं घबराऊंगी। आप बस मेरा ये काम कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। लो, ये प्रसाद लो और अपनी सहेली को खिला देना। और तुम्हारे साथ में मैं एक जिन्न को भी भेज रहा हूँ। वह उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा और उसे मरा हुआ मानकर उसके घर वाले उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर देंगे। बस फिर तुम्हारी सहेली कभी ज़िंदा नहीं हो पाएगी। कामिनी मान जाती है और प्रसाद लेकर मेरे घर आ गई और मुझसे बोली, आई एम सॉरी सुरभि, कुछ दिनों से मैं तेरे साथ बहुत ही रूड हो गई थी, तुझसे अच्छे से बात भी नहीं की। आई एम सो सॉरी, पर अब मैं ठीक हूँ, इसीलिए मैं मंदिर गई थी और तेरे लिए भी प्रसाद लेकर आई हूँ। लो, खा लो। मैंने वो प्रसाद खा लिया और मैं सोने चली गई। वो रात इतनी लंबी थी कि आज तक मैं उठ नहीं पाई उस नींद से। मेरी आंखें जब खुली तो मैंने देखा मैं मेरे शरीर में हूँ ही नहीं। पता नहीं मैं कहाँ कैद हूँ। कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। कल रात तो मैं ठीक ठाक अपने बेड पर सोई थी, फिर अचानक मैं यहाँ कहाँ से आ गई। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे क्यों कैद किया हुआ है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो मुझे। मेरी आत्मा कैद हो चुकी थी। पता नहीं कब, कहाँ और कैसे ये सब हुआ। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि पता नहीं मेरे परिवार वालों का क्या हाल हो रहा होगा। उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ कैद हूँ। इधर मेरे परिवार वालों को लगा कि मेरी मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। अब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे वापस आने के। मुझे 10 साल बीत गए थे कैद हुए। 10 साल बाद आज़ाद होने का मौका मिला था मुझे, तो कैसे छोड़ देती। हुआ ये कि उस जिन ने मेरी आत्मा को एक बोतल में कैद कर कहीं दूर घने जंगल में छोड़ दिया था और मैं किसी पेड़ में जाकर फंस गई थी, इसलिए बाहर नहीं निकल पाई। वो तो भगवान की कृपा थी कि एक रात एक जानवर ने अपनी पीठ को खुजलाते हुए पेड़ को ज़ोर से हिला दिया, जिस वजह से वो बोतल नीचे गिरकर टूट गई और मैं आज़ाद हो पाई। आज़ाद होते ही मैं इतनी तेज़ी से भागी चारों दिशाओं में
लेकिन कोई निशान नहीं मिला कि मैं कहाँ हूँ। सब कुछ इतना बदल गया था इन 10 सालों में कि मैं पहचान ही नहीं पाई कि मैं कौन सी दिशा में हूँ और मेरा घर कौन सी दिशा में है। मैं चारों दिशाओं में घूमकर फिर वहीं उसी जंगल में आ पहुँची। कितने ही दिन, महीने बीत गए ढूंढते ढूंढते, पर ये पता नहीं चल पाया कि मेरा घर कहाँ है। फिर एक रात मैं जंगल में इधर उधर घूम रही थी। अचानक मुझे एक धुन सुनाई दी। मैंने सोचा ये धुन कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। मैंने उस धुन का पीछा किया तो पता चला कि वह धुन एक ट्रक में से आ रही है। वो ट्रक कहीं और से आ रहा था और जिस जंगल में मैं रहती थी उसे पार करके कहीं और जा रहा था। ऐसा लग रहा था उस ट्रक में किसी का सामान जा रहा है। मैं उस ट्रक के अंदर गई तो देखा वह आवाज़, सुंदर धुन एक बहुत सुंदर स्टैच्यू में से आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा कि किसी चाहने वाले ने किसी को तोहफ़ा दिया हो, जैसे कि वो किसी के प्यार की निशानी हो। फिर अचानक मेरी नज़र नीचे लिखे हुए नाम पर गई। वो नाम देखकर मैं हैरान सी हुई। वो नाम था कार्तिक। फिर मुझे याद आया, कहीं ये वही गिफ्ट तो नहीं जो मैंने कार्तिक को दिया था। फिर मैंने सोचा कैसे पता करूं कि ये सामान किसका है। ये जानने के लिए मुझे इस ट्रक ड्राइवर के शरीर में घुसना होगा। फिर जैसे तैसे कर मैं ट्रक ड्राइवर के शरीर में घुस गई तो पता चला कि ये सामान मिस्टर कार्तिक और मिसेस कामिनी कार्तिक के नाम से दूसरे स्टेट में जा रहा था। मैं गुस्से से उबल रही थी। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने ट्रक को शायद 500 की स्पीड से उड़ाया होगा और मेरा सारा गुस्सा ट्रक पे उतर गया। शायद मुझे ये सब समझ आ गया था कि ये सब जो भी मेरे साथ हुआ वो मेरी सहेली कामिनी ने किया था और मेरे मरने के बाद उसने कार्तिक से शादी कर ली थी। इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने 2 दिन का सफ़र एक रात में ही पूरा कर लिया था। अब आप सोच सकते हैं कि उस ट्रक की स्पीड क्या होगी। अब मैंने सीधा ट्रक कामिनी के घर के बाहर जाकर रोक दिया और मैं ट्रक ड्राइवर के शरीर से बाहर निकल गई। जब उस घर का गेट खुला और फिर जो उस गेट से बाहर आया उसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो थे कार्तिक और कामिनी। मैं आग बबूला हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ दिनों तक उन्हें बस देखती रही, कभी घर के बाहर से तो कभी घर के अंदर जाकर। फिर एक दिन मैंने मौका देखकर, जब कार्तिक घर पर नहीं था तो मैं कामिनी के अंदर घुस गई। जब भी कामिनी रात को कार्तिक के पास सोने जाती, मैं सीधा उसके अंदर घुस जाती और दिन में बाहर आ जाती। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वो तांत्रिक बाबा कामिनी के घर आए। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई कि ये यहाँ क्या कर रहा है। मैंने उन दोनों की बातें सुनी। वो दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे सब समझ में आ गया था और ये सब समझ गई थी कि अब मुझे क्या करना है। जब वो बाबा जाने लगा तो मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वो अपने डेरे पर पहुँचे, उन्होंने अपने स्थान पर बैठते ही मुझसे पूछा, तो तुम कैद से बाहर आ गई, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैंने बोला, मुझे आपका कुछ नहीं बिगाड़ना। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? कितने पैसे दिए कामिनी ने आपको ये काम करने के? मैं उससे ज़्यादा देती आपको, बताइए। बाबा बोले, मैंने किसी लालच में ये काम नहीं किया। वो मेरे पास रोती हुई आई थी, बहुत दुखी थी बेचारी, तो मैंने बस उसकी मदद कर दी थी। मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना। तुम बोलो तो तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। बोलो, क्या चाहती हो तुम? मैंने कहा, जो सज़ा आपने मुझे दी थी, अब वही सज़ा आपको कामिनी को भी देनी होगी। बाबा बोले, क्या? मैं समझा नहीं। आपको मेरी आत्मा को कामिनी के शरीर में डालना होगा और कामिनी की आत्मा को कैद करके कहीं दूर भेज दीजिए,
ताकि मैं फिर अपने कार्तिक के पास रह सकूं, कामिनी के शरीर की मदद से। बाबा बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये फल ले लो, उसे खिला देना किसी तरह से। मेरा जिन तुम्हारे साथ जाएगा और उसकी आत्मा को कैद कर ले आएगा। मैंने वो फल कामिनी के फ्रीज में रख दिया। फिर अगली रात को कामिनी ने वो फल खा लिया और जिन ने उसकी आत्मा को निकाल लिया। जैसे ही जिन ने उसकी आत्मा को निकाला, मैंने बिना देरी किए उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और मैं हमेशा के लिए कार्तिक की हो गई और कामिनी की आत्मा कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस कहानी का क्या रहस्य है? इस कहानी का रहस्य यह है कि सुरभि अपने बच्चों को यह कहानी सुना रही थी जो कामिनी के शरीर में थी। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। रात के करीब 11 बजे थे। मंजीत सिंह, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, पंजाब से हरियाणा की ओर एक सामान की डिलीवरी करने के लिए रवाना हुआ था। ट्रक चलते हुए उसे कई घंटे बीत चुके थे और अब उसे भूख और नींद दोनों सताने लगी थी। उसने तय किया कि वह अगले किसी ढाबे पर रुककर कुछ खाएगा और थोड़ा आराम करेगा। करीब आधे घंटे बाद उसे सड़क के किनारे एक ढाबे की रोशनी दिखाई दी। ढाबा कुछ अलग तरह का था। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी। मंजीत ने उस ढाबे के सामने ट्रक रोका और उतरकर ढाबे की ओर चलने लगा। जैसे जैसे वो ढाबे के करीब चलता गया, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और एक अजीब सी गंध भी आने लगी। लेकिन मंजीत ने इसे नज़रअंदाज किया और ढाबे पर चला गया। ढाबे का नाम शांति ढाबा था और उसे देखकर ऐसा लगा जैसे यह जगह वर्षों से बंद पड़ी हो। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो ढाबे का मालिक था। मंजीत ने उससे खाना मांगा। बेटा, रात के इस वक्त यहाँ आना सही नहीं है, बूढ़े ने चेतावनी दी। मंजीत ने हंसते हुए कहा, काका, भूख का कोई समय नहीं होता। जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है। मुझे तो अभी बहुत दूर जाना है। खाना खाते हुए मंजीत ने महसूस किया कि कुछ तो अलग है यहाँ। खाना तो अच्छा था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सा माहौल था। अचानक ढाबे के अंदर की लाइट फड़फड़ाने लगी और किसी की रोने की आवाज़ भी आने लगी थी, मानो कोई बहुत दर्द में हो। बूढ़े आदमी ने मंजीत से कहा, बेटा, जल्दी से खाना ख़त्म करो और यहाँ से निकल जाओ। यह सब देखकर मंजीत बहुत घबरा गया था, लेकिन फिर उसे लगा शायद यह मेरा बस एक वहम है। जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया, उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसे एक बार फिर एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मंजीत ने जल्दी से बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखा। उसने वापस अंदर आकर बूढ़े आदमी से पूछा, यह चीख कैसी थी? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह ढाबा एक भूतिया जगह है। कई साल पहले यहाँ एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं और लोगों को परेशान करती हैं, और जो लोग यहाँ रात को रुक जाते हैं उन्हें वे आत्माएं मार डालती हैं। मंजीत ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है मात्र, लेकिन जब उसने ट्रक के पास जाकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन ने जवाब देना बंद कर दिया। उसने ट्रक की बोनट खोली और देखा कि इंजन ठीक था, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। कितनी देर तक वह कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तभी उसे ट्रक के पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। महिला के चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें लाल रंग की थी। उसके हाथों में से खून टपक रहा था। उसकी साड़ी भी खून से भरी हुई थी। मंजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दौड़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर दरवाज़ा टाइट से बंद कर लिया। महिला ने ट्रक के शीशे पर ज़ोर ज़ोर से थपथपाना शुरू कर दिया।
मंजीत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की और अंततः ट्रक स्टार्ट हो गया। मंजीत ने तेजी से ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन उसका दिल अभी भी डर से धड़क रहा था। वह जितनी तेजी से ट्रक चला सकता था चला रहा था। कुछ देर बाद उसने सड़क के किनारे एक पुलिस चौकी देखी। उसने ट्रक रोका और चौकी के अंदर चला गया। चौकी के अंदर पुलिस अधिकारी ने उसकी कहानी सुनी और कहा, तुम अकेले नहीं हो जिसने इस घटना का सामना किया है। कई ट्रक ड्राइवर ने इस भूतिया ढाबे के बारे में शिकायत की है। यह ढाबा कई साल पहले एक दुर्घटना में तबाह हो गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। उनका मानना है कि उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। मंजीत को समझ में आ गया था कि जो उसने देखा वह वास्तविक था। वह सोच रहा था कि कैसे उसने उस डरावनी रात को जिया और बचकर निकला। कुछ दिन बाद मंजीत ने अपने दोस्तों के साथ उस घटना को साझा किया। उसने कहा, जब तक हम उस भूतिया ढाबे के पास से नहीं गुजरे तब तक हमें यह नहीं पता था कि असली डर क्या होता है। मंजीत ने उस रात के बाद फिर कभी उस रास्ते पर अकेले यात्रा नहीं की। उसने खुद को उस घटना के प्रभाव से उबरने के लिए समय दिया। उसके दोस्तों ने भी उस पर विश्वास किया और वे सब उसके अनुभव से सावधान हो गए। भूतिया ढाबे की कहानी अब भी मंजीत के दिल में डर और रहस्य के रूप में जीवित है। यह कहानी उसे और उसके जैसे कई ड्राइवरों को यह सिखाती है कि कभी-कभी कुछ घटनाएं हमें डर के साथ जीना सिखाती है और हमें सच्चाई का सामना करना भी सिखाती है। आइए चलिए तो अब चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। अजय का काम ट्रक चलाना था। वह सैकड़ों बार भारत की सुनसान सड़कों से गुजर चुका था, रात के अंधेरे को चीरते हुए और कई अजीबोगरीब अनुभवों का सामना करते हुए। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने उसकी हिम्मत को भी झकझोर दिया। यह कहानी उस भयानक रात की है जब अजय ने एक अजनबी को लिफ्ट दी और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दिसंबर की ठंडी रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चारों तरफ घना अंधेरा था। अजय ने अपने ट्रक का इंजन चालू किया और दिल्ली की ओर रवाना हो गया। उसके ट्रक की हेडलाइट सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन आसपास का इलाका एकदम सुनसान था। सड़कें खाली थी, सिर्फ अजय का ट्रक और उसके विचार उसके साथी थे। रात के लगभग 2 बजे जब अजय एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहा था, उसने सड़क के किनारे एक आदमी को देखा। वह लिफ्ट के लिए हाथ हिला रहा था। अजय ने पहले तो अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ सोचकर उसने ट्रक को धीमा कर लिया और उस आदमी के पास रुक गया। वह आदमी बहुत थका हुआ और परेशान दिख रहा था। कहाँ जाना है? अजय ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। बस थोड़ी दूर आगे गांव तक, आदमी ने धीमी आवाज़ और थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया। अजय ने उस आदमी को ट्रक में बिठा लिया। जैसे ही वह आदमी ट्रक में बैठा, अजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसने सोचा कि सर्दी का मौसम है, इसलिए यह सामान्य बात हो सकती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि वह ठंडक सामान्य नहीं थी। अजय ने ड्राइविंग करते हुए उससे पूछा, इस वक्त तुम यहाँ कैसे फंस गए? उस आदमी ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, रास्ता भटक गया था। अजय को उस आदमी के जवाब से ज़्यादा संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन उसने और सवाल पूछना उचित नहीं समझा। उसने सोचा कि जल्दी से उस आदमी को उसके गांव तक छोड़ देगा और फिर अपने रास्ते चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ट्रक के अंदर का माहौल और भी भयावह होता गया। ट्रक के अंदर अचानक एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कि किसी ने ट्रक के अंदर से खरोंच मारने की कोशिश की हो। अजय ने घबराकर अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर उसने उस आदमी की ओर देखा। वह आदमी बिना हिले डुले अपनी सीट पर बैठा था। उसकी आंखें अजय पर ही टिकी हुई थी, लेकिन उनमें कोई घबराहट या कुछ और बिल्कुल भी नहीं था।
अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। अजय ने अपना ध्यान फिर से सड़क पर लगाया, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस आदमी की ओर जा रही थी, क्योंकि वह आदमी बिना पलक झपकाए बस घूरे ही जा रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी और ट्रक के अंदर एक तेज चीख सुनाई दी। अजय ने तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रक को रोक दिया। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। ट्रक का दरवाज़ा खुला था और वह आदमी गायब हो चुका था। अजय ने ट्रक से बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन चारों तरफ अंधकार और सन्नाटा पसरा हुआ था और उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अजय ने खुद को संभालते हुए ट्रक में वापस बैठने का सोचा, लेकिन तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह ट्रक के पास खड़ा था। जब उसने देखा कि ट्रक के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, सीट पर खून के धब्बे थे और उस आदमी की जगह अब एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। अजय का दम घुटने लगा। उसने तेजी से ट्रक का दरवाज़ा बंद किया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वह पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक ट्रक की लाइट्स बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अजय ने भगवान का नाम लेकर प्रार्थना की और अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि सड़क पर एक साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अजय ने भागने की कोशिश की। वह साया अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खून बह रहा था और उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। साया ने अजय की ओर देखा और उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। साया ने भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों रोका? अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अजय ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? साया ने धीरे धीरे अपने चेहरे से नकाब हटाया। वह वही आदमी था जिसे अजय ने लिफ्ट दी थी, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा सड़ गल गई थी और उसकी आंखें अजय के दिल में खौफ भर रही थी। साया ने बताया कि वह एक निर्दोष आदमी था जिसे उसे गांव के लोगों ने बर्बरता से मार डाला था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए हर रात भटकती रहती है और वह किसी भी राहगीर को नहीं छोड़ती। अजय ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन साया ने उसे पकड़ लिया। उसने अजय के गले में हाथ डाला और उसे जमीन पर पटक दिया। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर साया से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह उसे और भी जोर से पकड़ता चला गया। साया ने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हें उस दर्द का एहसास कराऊंगा जिसे मैंने झेला था। अजय ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर साया से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस साया ने ठहाका लगाया और कहा, मुझे शांति नहीं, बदला चाहिए और तुम बदले की पहली कड़ी हो। साया ने अजय को उठाकर हवा में उछाल दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह खड़ा हो सके। साया ने अपने चाकू को उठाया और अजय की ओर बढ़ा। फिर अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट हुई और चारों ओर रोशनी फैल गई। साया ने चीखते हुए कहा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन उस रोशनी के साथ साया का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वह चीखता चिल्लाता गायब हो गया, लेकिन उसकी चीख अब भी अजय के कानों में गूंज रही थी। अजय ने उस भयानक रात को
किसी तरह जीवित रहते हुए बिताया। वह अगले दिन जैसे तैसे कर गांव पहुंचा और उस अनुभव के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात के बाद अजय की जिंदगी बदल गई। उसने रात के समय ट्रक चलाना बंद कर दिया और जब भी उसे रात में किसी अजनबी को लिफ्ट देने की ज़रूरत महसूस होती तो वह तुरंत उसे अनदेखा कर देता। लोगों को यह कहानी कभी पता नहीं चली, लेकिन अजय के दिल में उस रात की यादें हमेशा के लिए घर कर गई। वह जानता था कि दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें नकारना संभव नहीं है, और उस खौफनाक रात की कहानी को वह अपने अंदर गहराई से दबा कर रखता था, जैसे कि वह किसी बुरे सपने की तरह हो। कई साल बाद भी उस गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय सड़क के उस हिस्से पर एक अजीब साया अब भी दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही है, और जो भी उसे लिफ्ट देता है उसके साथ क्या क्या होता है ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो चलिए अब हम इस कहानी के साथ अगली कहानी में मिलेंगे। इस कहानी के पार्ट को देखना ना भूलें, असली रहस्य को। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वेट कीजिएगा हमारे अगले पार्ट का।